नमस्कार छात्रों, एम की संस्कृत कक्षा में मैं मोहनलाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महाकवि कालिदास से संबंधित सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के शिरोमणि मुकुट स्वरूप कवि थे, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं के माध्यम से संस्कृत साहित्य को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई और इनकी रचनाएं न केवल भारत में अपितु अन्यत्र विदेशी देशों में भी अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। महाकवि कालिदास का जन्म स्थान प्रस्तुत है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है। कोई इन्हें बंग निवासी मानता है, कोई कश्मीर और कोई उज्जैनी से संबंधित इनको करता है। जो राजा भोज से महाकवि कालिदास को जोड़ते हैं, उनके आश्रयदाता राजा भोज को मानते हैं, वो इन्हें बंग प्रदेश का निवासी मानते हैं। हिमालय का बहुत ही अच्छा वर्णन कुमार संभवम महाकाव्य में किया गया है। उस विचित्र वर्णन के कारण कुछ इन्हें कश्मीर या हिमालय का निवासी मानते हैं, और चूंकि मेघदूत जो इनका बहुत ही प्रसिद्ध गीति काव्य है, इनमें इन्होंने उज्जैन प्रदेश का बहुत ही शानदार और विस्तृत विवेचन किया है, विस्तृत वर्णन किया है, इसलिए इन्हें अधिकतर विद्वान उज्जैनी का निवासी मानते हैं। जन्म शताब्दी के विषय में भी विद्वानों में काफी मतभेद है। कोई इन्हें 6ठी शताब्दी का घोषित करते हैं, कोई 4th शताब्दी ईस्वी का मानते हैं, और अधिकतर जो विद्वान हैं इन्हें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंदर घोषित करते हैं। 6ठी शताब्दी मानने वाले विद्वान ऐसा मानते हैं कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य हर्ष के समय में थे, जिन्होंने शकों और हूणों को पराजित करके लगभग अपनी राज्य शताब्दी से, या जिस शताब्दी में ये थे लगभग 500 ईस्वी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में थे, लेकिन इन्होंने उससे 600 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत को संचालित किया हुआ घोषित किया था। अतः इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। कुछ विद्वान इन्हें गुप्त काल के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मानते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, उन्हें इनका आश्रयदाता मानते हैं। वो इन्हें 4th शताब्दी का घोषित करते हैं, तथा अधिकतर विद्वान इन्हें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में घोषित करते हैं, क्योंकि उस समय विक्रमादित्य नामक एक राजा हुए थे, और उन्होंने ईस्वी पूर्व 57 ईस्वी में विक्रमी संवत संचालित किया था, और यही समय महाकवि कालिदास के विषय में प्रसिद्ध है कि ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में माना जाता है। साथ ही कुछ इनके काव्यों में कुछ ऐसे उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनके कारण हम इन्हें प्रथम शताब्दी का मान सकते हैं। जैसे इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, और ये रामायण कालीन महाभारत कालीन जो काव्य हैं उनके समान ही इनकी भाषा का प्रयोग किया गया है। कुछ इस समय तक पाणिनि व्याकरण का इतना प्रचलन नहीं हो पाया था, अतः इनके बाद कुछ काव्यों में कुछ अपाणिनीय प्रयोग भी मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग रहे होंगे। महाकवि कालिदास के विषय में कुछ किंवदंतियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जैसे विद्योत्तमा वृत्तांत। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास बहुत ही मूर्ख किस्म के प्राणी थे, बहुत ही मूर्ख माने जाते थे, और उस समय एक विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी थी जो सभी शास्त्र में पारंगत थी, और उनका ये मानना था या उनका ये कहना था कि वो अपने से श्रेष्ठ विद्वान से शादी करेंगी, और इसलिए जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उन्हीं के साथ उनका विवाह होगा। इस प्रकार बहुत सारे विद्वानों ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया, लेकिन सब पराजित हो जाते थे। एक बार कुछ विद्वान जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है और उसी शाखा को काट रहा है।
अगर वो उस शाखा को काट देता है तो वो स्वयं नीचे आकर गिर जाएगा और हो सकता है उसकी कुछ चोट लग जाए। तो उन विद्वानों ने सोचा कि इसी मूर्ख व्यक्ति का उस विद्योत्तमा के साथ विवाह करवा दिया जाए तो उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इस प्रकार महाकवि कालिदास को समझा बुझाकर ले जाते हैं और मौन रहने के लिए कहते हैं। और वहां पर राजकुमारी से शास्त्रार्थ होता है। तो राजकुमारी जी से वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी हैं ये, और ये केवल सांकेतिक भाषा में ही वार्ता करेंगे, आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। और विद्योत्तमा राजकुमारी उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो कालिदास केवल इशारों में ही जवाब देते हैं। और उन इशारों की व्याख्या उनके जो कुटिल शिष्य होते हैं या छद्म जो शिष्य हैं, जो विद्वान थे, वो उन्हें देते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं और विद्योत्तमा के साथ उनका विवाह हो जाता है। प्रथम रात्रि को ही विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि महाकवि कालिदास तो बहुत ही निरीह है, मूर्ख प्राणी है, और उन्हें वह बाहर जाने का आदेश दे देती हैं। कालिदास बहुत अपमानित महसूस करते हैं और माँ काली का उपासना करते हैं और उनसे विद्वत्ता का वरदान प्राप्त करते हैं, पुण्य घर पर लौटते हैं। विद्योत्तमा से कहते थे, विद्योत्तमा को आवाज देते हैं, अनावृतम द्वारम देवी, हे देवी द्वार खोलिए। तो विद्योत्तमा कहती हैं, अस्ति कश्चित वाग विशेष है, क्या वाणी में कुछ विशेषता प्राप्त हुई? तो इन तीन शब्दों के द्वारा ही, इन तीन शब्दों के प्रारंभ को लेते हुए इन्होंने तीन महाकवि कालिदास ने तीन काव्यों की रचना की थी। कुमार संभव की, और कश्चित से मेघदूत की, और वाग विशेष से रघुवंश की। इन तीन काव्यों की रचना की थी और उसके बाद इनका सफल दाम्पत्य जीवन माना जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि श्रीलंका में एक कुमारदास नाम के कवि थे जो महाकवि कालिदास के मित्र थे, और कुमारदास के निमंत्रण पर वे महाकवि कालिदास श्रीलंका जाते हैं और वहां पर एक वेश्या के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार इन्हें विक्रमादित्य का नवरत्न माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि ये राजा धारा नरेश, राजा भोज के समकालीन थे। राजा भोज उनके आश्रयदाता थे, और उस समय अपने पांडित्य के कारण, अपने काव्यों के कारण और माँ काली का भक्त होने के कारण कालिदास कहलाए। और बाद में उनकी प्रसिद्धि से ही बाद के जो कवि हैं उनको कालिदास की उपाधि दी जाने लगी। इस प्रकार ये कुछ किंवदंतियां हैं। महाकवि कालिदास के वैसे तो बहुत सारी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन जो प्रामाणिक रचनाएं हैं, जो वस्तुतः मानी जाती है विद्वानों में जिन्होंने समीक्षा की है, वो वस्तुतः 7 प्रकार की रचनाएं यहाँ है। 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य और 3 नाटक माने जाते हैं। महाकाव्य में रघुवंश है, जिनमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। राजा मनु से लेकर अग्निवर्ण तक के 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति व ताड़कासुर के वध का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन और प्रेम का वर्णन भी किया गया है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन करके एक प्रेमी युगल उन 6 ऋतुओं में किस प्रकार बर्ताव करते हैं उनका वर्णन किया गया है। मेघदूत के अंदर एक विरही यक्ष अपनी प्रियतमा के पास मेघ को आधार बनाकर संदेश प्रेषित करता है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ हमें प्राप्त होता है। मालविका अग्निमित्र में शुंग वंशीय राजा पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका के प्रेम का वर्णन यहाँ मिलता है। नाटक है विक्रमो उर्वशीम, इसमें विक्रम और उर्वशी, राजा विक्रम और उर्वशी जो अप्सरा है, उन दोनों को आधार बनाकर ये विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक लिखा गया है। और अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना महाकवि कालिदास की मानी जाती है अभिजान शाकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत और नायिका शकुंतला के प्रेम का और बिछोह का और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत साहित्य में
संस्कृत साहित्य का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाने वाला जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इस प्रकार हमने महाकवि कालिदास का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर प्राप्त किया है। आशा करता हूँ आपको काफी लाभ इससे होगा और आगामी कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित कुछ अनुवाद और शाकुंतला का परिचयात्मक अध्ययन हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप और विशद रूप से यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको पढ़ाया गया है। इसको और बृहद स्तर पर और अधिक विस्तार से आप किताबों के माध्यम से इनके विषय में ज्ञान ग्रहण करें। तब तक के लिए धन्यवाद।